हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, वेब ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक चलते हैं, थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। तो कुछ थ्योरी आई हमारी जो ईएम वेव में हमने लगी। पहले हमने एज्यूम किया कि लाइट रे फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में चल रही, रे फॉर्म में चल रही है। उसके बाद हमने देखा वेव फॉर्म में चल रही है। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ फेनोमेना हमने पार्टिकल के फॉर्म में डिस्कस करी, कुछ रे के फॉर्म में डिस्कस करी, और बाद में कहानी ऐसे आई कि वेव पे पार्टिकल वाले फेल हो गए और पार्टिकल वाले वेव पे फेल हो गए। तो जो ये थ्योरी है, इन थ्योरी पे किन्होंने क्या समझाया वो देखिए। रेक्टिलिनियर मोशन होता है जो लाइट अगर 1D में चल रही है। तो सबसे पहले थ्योरी जो थी हमारी वो थी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इन्होंने कहा था कि ये जो थ्योरी थी ये बेस्ड थी रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन पे। तो इसने रेक्टिलिनियर तो बहुत अच्छा समझाया, रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छा समझाया, रिफ्रैक्शन भी बहुत अच्छा समझाया। उसके बाद जितनी भी वेव वाली चीज़ें हैं ये समझा नहीं पाए। तो वही है, अगर किसी में ड्रॉबैक रह जाएगा तो हम आगे जाएंगे। तो उसके बाद वेव थ्योरी अलग आई, ह्यूगेन्स की वेव थ्योरी आई बच्चों, और मैक्सवेल की ईएम वेव थ्योरी आई। ठीक है, इसलिए मैंने वेव थ्योरी लिख दिया है। अगर इसमें ह्यूगेन्स आएगा या मैक्सवेल आएगा तो रिजल्ट एक ही रहेगा। तो जो हमारी वेव थ्योरी थी, ईएम वेव थ्योरी जिसे हम कहते हैं, या मैक्सवेल की वाली थ्योरी थी, इन साहब ने सब कुछ समझाया, बहुत अच्छे से हर चीज़ को डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक फोटो इलेक्ट्रिक को ये नहीं समझा पाए। क्लियर। अब बात आई, फिर उसके बाद थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ, ड्वेल नेचर थ्योरी। तो ड्वेल नेचर एकमात्र ऐसी थ्योरी है जिसने पूरा सही समझाया, सबको उसने सही समझाया। ठीक है, तो आप इसमें ड्वेल नेचर में अगर आएगा कि क्या एक्सप्लेन किया, तो ड्वेल नेचर ने सारे फेनोमेना एक्सप्लेन किया। वहीं बात करते हैं क्वांटम थ्योरी की। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी ने रेक्टिलिनियर को अच्छे से समझाया और रिफ्लेक्शन को भी समझाया। ठीक है, रिफ्रैक्शन को भी समझाया। और वहीं पर जैसे ही बात किसकी आई, वेव की आई, तो क्वांटम ने हाथ खड़े कर दिए। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे सक्सेसफुल थ्योरी कौन सी है, ड्वेल नेचर। ये आप इस हिसाब से करेंगे, इसने सबको समझाया। लेकिन आप देखेंगे उस टाइम पे जिसने ये समझा दिया वो भी सक्सेसफुल है। भाई तीन तो समझा ही ना इन्होंने। तो कोई भी थ्योरी सक्सेस भी हो सकती है, फेलियर भी हो सकती है, बस नज़रिया अलग अलग होगा बच्चों। वहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि ये वाली थ्योरी ने ये वाला अच्छे से समझाया टॉपिक, ये वाली थ्योरी ने ये वाला टॉपिक अच्छे से समझाया। हाँ, लिमिटेशन किसी थ्योरी की हो सकती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे, आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री आपको जानना पड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो ह्यूगेन्स की थ्योरी है उसने क्या नहीं समझाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों आपका, जो ह्यूगेन्स की थ्योरी ने क्या नहीं समझाया था। आपका नीट ये आया था 90s में, क्वेश्चन आया था 1988 में कि ह्यूगेन्स की थ्योरी ने क्या नहीं समझाया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन थे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो बच्चों, जो ह्यूगेन्स की थ्योरी है वो हमारी ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा नहीं समझाएगी। जो ह्यूगेन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट है वो आपकी किसी भी स्पेक्ट्रा को नहीं समझाता है। स्पेक्ट्रा को कौन समझाता है, क्वांटम थ्योरी समझाता है। ठीक है, तो ह्यूगेन्स के बाद अगर हम देखें, पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इंटरफेरेंस, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे। आफ्टर देन डिफ्रैक्शन, उसके क्वेश्चन, पोलराइजेशन, उसके क्वेश्चन। बहुत कम क्वेश्चन है, यहाँ से 40-50 क्वेश्चन होंगे, और सबसे इजी टॉपिक। और आपका अगर रे और वेव, मैंने ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करा दी है, रे और वेव दोनों फॉलो करते हैं अगर आप बच्चों, तो आप ये मान के चलिए आप 4 क्वेश्चन निकाल देंगे अपना। ठीक है, अब बच्चों इंटरफेरेंस है क्या, देखिए। जब कोई भी दो सोर्स हैं आपके जिनकी फ्रीक्वेंसी, शुरू करते हैं वाईडीएसए एक्सपेरिमेंट। बच्चों वाईडीएसए एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। देखो, एक सोर्स होता है, पहले तो हमें कोहेरेंट सोर्स बनाने पड़ते हैं। जैसे सोर्स है, सोर्स से क्या होंगी, आपकी कंटिन्यूसली लाइट इमिट होगी जैसे, तो हम क्या करते हैं, इससे दो बनाते हैं कोहेरेंट सोर्स, S1 और S2। ठीक है, और इसको भी स्लिट से हम ऐसे बनवा के इससे दो बनवा दिए। अब इसके बाद इसका पैटर्न देखते हैं एक स्क्रीन पे, यहाँ पर हम एक पैटर्न देखते हैं। ठीक है, पैटर्न में क्या देखते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से हम देखते हैं किसी एक पॉइंट P पे जब पैटर्न बनता है तो कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता है कि जो ये बिल्कुल सेंटर पे है, इसको बोलते हैं सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं। और
ये बन गई। और जो आपकी सेंट्रल यहाँ पर फ्रिंज बनेगी बच्चों, वो क्या बनती है, ब्राइट बनती है। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, ब्राइट। ब्राइट को बी से लिख देते हैं। उसके बाद क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज। डार्क को डी से लिख देते हैं। फिर क्या बन जाएगी, ब्राइट। फिर क्या बन जाएगी, डार्क। फिर क्या बन जाएगी, ब्राइट। वैसे ही नीचे को आओ तो ये जो डार्क है इसके बाद फिर बनेगी, अल्टरनेट बनते जाते हैं, ब्लैक, डार्क, फिर ब्लैक, ऐसे बनते गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, इसको जब सॉल्व किया इस पूरी प्रोसेस को, तो सबसे पहली चीज़ हमारी ये आई कि यहाँ पर जो पोजीशन है ब्राइट और डार्क फ्रिंज वो क्या होगी। तो पोजीशन आपकी किसकी निकालनी है, ब्राइट की निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, क्या हैं, जैसे जो हमारे इस सोर्स से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये है डी। समझ रहे हैं, डी मतलब जो हमारी सोर्स से लेके ये यहाँ तक है, सॉरी ये स्लिट तक है, कोरेंट सोर्स तो यहाँ तक है ना। और इन दोनों की जो बीच की डिफरेंस है वो कितनी है आपकी, बीच की डिफरेंस है। अब ये एक्सपेरिमेंट वालों ने ही ऐसे लिया तो हमें भी वही लेना पड़ेगा, छोटा टी। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, यहाँ से हमारा निकल के आया पाथ डिफरेंस। तो कितना निकला, पाथ डिफरेंस निकला एक्स डी बाई डी। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन मतलब पहली ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर है, ठीक है, दूसरी कहाँ पर है, तीसरी कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो पाथ डिफरेंस है, पी डी लिख लेता हूँ इसको, वो होता है एन लेमडा। तो एक्स डी बाई डी को आप कर देंगे एन लेमडा के बराबर, और जैसे ही बराबर करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी एन डी लेमडा बाई डी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, जो कि नहीं होगा तो आपको ये तो याद रहेगा ही रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाथ डिफरेंस एन लेमडा होता है। ठीक है, अगर डार्क की बात करें तो डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होता है भैया, वो होता है ऑड, 2n-1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। और जैसे ही आप अगेन इसको एक्स डी बाई डी इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2 करेंगे तो आपका x निकल के आ जाएगा अगेन क्या, 2n-1 डी लेमडा बाई 2d। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ये हमारी पोजीशन है डार्क फ्रिंज की और ब्राइट फ्रिंज की। तो याद रखना n की वैल्यू जो सेंट्रल है उसके लिए 0 हो जाएगी। ठीक है, तो n 0 से शुरू होगा, 1 2 3 आप ऐसे रखते हुए चलें, और यहाँ पर n 1 से शुरू होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है। तो ये थी ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कहानी। अब तीसरी चीज़ है इसमें फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से दिखाते हैं, सारे आपको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और फ्रिंज विड्थ ये है कि ये बीटा है दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज का डिफरेंस या दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज का डिफरेंस, और जैसे आप डिफरेंस निकालोगे डी लेमडा बाई डी होगा। याद कर लीजिए इसको। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ जो होगी बच्चों वो प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ की। वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, वेवलेंथ घटाएंगे फ्रिंज विड्थ घटेगी। वो जो एन है ना बच्चों, एन ये क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है। ठीक है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना ये ऑर्डर के इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगर आप कहोगे सर वेवलेंथ कैसे निकालें, तो यहाँ से आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, अब बात करते हैं एंगुलर, क्या करते हैं, एंगुलर पोजीशन। जो एंगुलर पोजीशन होगी हमारी किसकी, ब्राइट की या डार्क की, तो आपको क्या करना है, इसको थीटा, तो आपको लेना है एक्स, जो भी एक्स आया उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, बड़े डी से। तो अगर ब्राइट फ्रिंज की आएगी तो आप कह सकते हैं सर एक्स से अगर डी से करेंगे तो एन लेमडा बाई डी, डार्क की आएगी 2n-1 लेमडा बाई 2d। और वहीं अगर यहाँ पर एंगुलर विड्थ कोई पूछ लेगा, एंगुलर विड्थ, तो आपको क्या करना है, थीटा इक्वल टू बीटा ओवर डी। जो फ्रिंज विड्थ है उसको
डी से डिफरेंस डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो इसको और समराइज़ करते हैं। तो मेरा पर्पज़ बच्चों आपको सारा ये चैप्टर रिवाइज कराना भी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन कम है यहाँ से, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। तो देखो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी। तो अगर आप इसको एन लैम्डा के प्रोपोर्शन कर दोगे, इक्वल कर दोगे, तो आपको ब्राइट की निकल जाएगी। अच्छा, ब्राइट को मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको 2n-1, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर दोगे पाथ डिफरेंस को, तो आपका डार्क फ्रिंज की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है बच्चों, वो निकल के आती है एन डी लैम्डा बाई डी। और वहीं अगर डार्क फ्रिंज की बात है, उसका निकल के आता है 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो n है वो 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर n 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि YDSC एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो हमेशा ब्राइट होती है। ठीक है, अब बात आई फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को आप दिखाएंगे बीटा से, और बीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी डी लैम्डा बाई डी। और वहीं एंगुलर विड्थ क्या होती है, ठीक हो बच्चों, आपका पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये हो गई, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज ये हो गई। क्वेश्चन इन्हीं से आना है, आपको ये प्रिपेयर करना है। फ्रिंज विड्थ जो है वो ये होती है। अच्छा, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेवलेंथ बढ़ने पे फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी। एंगुलर विड्थ ये होती है, ठीक है। वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो फ्रिंज का शेप बच्चों इसमें होता है हाइपरबोला, ये बात आप याद रखना। हाइपरबोला आइडियल कंडीशन है अगर बहुत आप क्या कर रहे हैं, डी आपका लार्ज हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया डी, या आप बोल सकते हैं बहुत दूर से अगर आप देखेंगे नियरली इन्फानाइट से, तब आपका आंसर स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा कि आपकी फ्रिंज विड्थ कैसी होती हैं, तो आप लिखोगे हाइपरबोला। लेकिन अगर ये लिखा रहेगा कि फ्रिंज विड्थ जो है आपकी वो इन्फानाइट से क्या होंगी, या आपसे लिखा रहेगा कि जो कैपिटल डी है वो बहुत ज़्यादा है फ्रिंज विड्थ से, तब क्या होगी, तो स्ट्रेट लाइन। इसके करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ एन लैम्डा जो मैंने आपसे बताया था, एक्स डी बाई डी, इसको इसके इक्वल करोगे तो ये निकल के आएगा। फेज कितना होता है, 0 डिग्री या 2n पाई। इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम हमने अभी इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 कॉस ऑफ 5। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब कॉस हो जाएगा 1। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, I इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। तो ये हो गई इंटेंसिटी। और वहीं अगर इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में निकालोगे तो आपका निकल जाएगा ये, समझ रहे हैं। तो जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम होगी, और कितने के बराबर होगी, ये होगी। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ऊपर जगह कम है। अगर मिनिमम की बात करोगे तो मिनिमम के लिए कॉस थीटा -1 हो जाएगा। तो ये फाई अगर -1 होगा तो इंटेंसिटी √I1 माइनस I2, और इसका क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। या आप बोल सकते हो A1 प्लस A1 माइनस A2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसी में अगर आप आगे चलेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, देखिए इंटेंसिटी हो गई। अगर आप इस पूरे सिस्टम को, YDSC सिस्टम को किसी लिक्विड में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n नहीं, इसको म्यू करते हैं, नहीं तो ये n और n मैच हो जाएंगे, म्यू है, तो उस केस में आपकी जो फ्रिंज विड्थ है बच्चों वो नई वाली 1/μ टाइम हो जाएगी। ठीक है, और वहीं जो एंगुलर विड्थ है ये भी 1/μ टाइम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा टाइम n हो जाएगी, n नहीं म्यू हो जाएगी। ठीक है, म्यू हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो इसको आप ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, एक कलर का पैटर्न आपको ये भी पता होगा, वेव गियर। तो ये कहते हैं जैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगी तो उसका पैटर्न ये है, तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ तक। ये थे मेरे YDSC के सारे फॉर्मूले। अब हम करते हैं इंटेंसिटी से रिलेटेड सारे फॉर्मूले। तो मेनली जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है
आई इक्वल टू वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 और ये भी रूट के अंदर cos ऑफ 5। इसी को आप कह सकते हैं कि अगर ये एम्पलीट्यूड के टर्म में होगा तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ 5 दोनों वेवों के बीच का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ से आप एक रिलेशन ही निकालोगे कि जो इंटेंसिटी है वो आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आपने कहा ठीक है सर। दूसरी बात हम यहाँ से ये डिस्कस करेंगे कि जो मैक्सिमम होगी वो होगी कॉस, जब ये हमारा 1 हो जाएगा तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। और अगर मिनिमम की बात करोगे कॉस आपका नेगेटिव -1 हो जाएगा, अच्छा ये प्लस रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस रूट I2 का स्क्वायर। इसी को अगर आप एम्पलीट्यूड के टर्म में देखें तो एम्पलीट्यूड में बन के आएगा A1 प्लस A2, ठीक है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और ये बन के आएगा A1 माइनस A2 का स्क्वायर। दो वेव आपकी जो हैं वो ये वाली हैं, ए साइन के टर्म में भी हो सकती है, कॉस के टर्म में भी हो सकती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो पहला आपने ये देखा, दूसरा ये देखा। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि आई मैक्स ओवर आई मिनिमम निकालो, तो आप कहेंगे सर एम्पलीट्यूड के टर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं बताइए आप। ठीक है, तो जैसे आप इसको लिखेंगे तो आप अगर यहाँ A1 A2 का डिवाइड कर दें, इसको A2 कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो रहने दो, ठीक है, ये हो गया। आगे ये हमारा पहला सेट था, ये मेरा दूसरा सेट था, ये मेरा तीसरा सेट था। चौथा सेट जो इसका फॉर्मूला है वो ये है कि जो इंटेंसिटी है आपका, इंटेंसिटी वो आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोपोर्शनल होगा स्लिट विड्थ के, स्लिट विड्थ के। तो आप कह सकते हैं सर अगर 2 का केस आएगा तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ I1 I2 इक्वल टू स्लिट विड्थ, अगर ω1 ω2 है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। सर एम्पलीट्यूड में भी क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ जी, 2 के लिए आपको बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। क्लियर है, आता है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो आपसे कई बार पूछा गया है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम ओवर आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। अगर ये कभी पूछा जाता है तो इसका जो आंसर होगा, आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे और इसमें रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4A1 A2 अपॉन में A1 प्लस A2, ठीक है, और इसका स्क्वायर बाहर से आ जाएगा 2। ये आपका निकल के आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर आप इस पूरे को A2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जैसे ही आप A2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अच्छा एक काम करिए, इसको आप, ये गलत लिख रहा हूँ मैं, ऐसे हो जाएगा ये, अरे नहीं यार ठीक तो लिखा है ना, स्क्वायर ही रहेगा। तो जैसे आप इसको A2 से डिवाइड कर देंगे नीचे ऊपर तो ये बचेगा A1 बाई A2 4 टाइम ओवर 2A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अगर A1 बाई A2 की वैल्यू कुछ मान लेते हैं x है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4x अपॉन 2x, अच्छा 2 से 2 कट जाएगा तो ये ऊपर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आपका ये आपका A1 स्क्वायर ये रहा, ठीक है, ये रूट x हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 2 रूट एक्स एक्स प्लस 1। कई बार ये पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ये हमारे बेसिक चीज़ें हुई, ठीक है, जिससे आप इजीली क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट टू क्वेश्चन में लैंड करेंगे और वहाँ से फिर हम डिफ्रैक्शन में और पोलराइजेशन में, ठीक है, चलिए।
हम डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2022 का, और 2022 का वैसे तो 3 क्वेश्चन पहले मैंने करवा दिए, लेकिन चलो 4th क्वेश्चन इस टॉपिक का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इफ़ स्क्रीन इज मूव फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट इन YDSC एक्सपेरिमेंट देन, तो कह रहा है अगर आप स्क्रीन को क्या करेंगे, मूव करेंगे कहाँ से, स्लिट के प्लेन से, तो क्या होगा। तो देखिए पाथ डिफरेंस इक्वल टू आपने देखा डी लैम्डा बाई डी है, और यहाँ पर जो डी है ये आपकी स्क्रीन है, और यहाँ पर सोर्स है वो भी कोहेरेंट। ठीक है, इनके बीच की डिफरेंस डी हुआ करती है और इसकी डी होती है। ठीक है, ये कोहेरेंट सोर्स हैं दो। तो आप बताइए अगर आपका दूर आप इसको ले जाएंगे तो डी क्या होगा, बढ़ेगा, और डी बढ़ेगा तो आपका जो ये एक्स है ये भी बढ़ेगा। ये एक्स क्या है आपका पता है, फ्रिंज विड्थ, इसको आप हमने बीटा से लिखा था। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे उसमें लिखा है एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा, क्या होगा, तो आप देखेंगे लीनियर सेपरेशन आपका बढ़ेगा। लीनियर सेपरेशन मतलब ये दूरी अगर ज़्यादा होगी तो फ्रिंज विड्थ भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, YDSC का ही हम कर रहे हैं, और ये 2022 के फेज 1 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन YDSC डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंज इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन लाइट इतना। तो अगर लैम्डा 1 यूज करी हमने 600 नैनोमीटर, तो जो नंबर ऑफ फ्रिंज आएंगे बच्चों वो कहा है 8 आए। और वहीं उसने कहा कि अगर वेवलेंथ को आपने चेंज कर दिया, लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 कर दिया, और इसको हमने 400 नैनोमीटर यूज किया, तो N2 जो हमारा आया, अच्छा N2 ही कितना आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखिए जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ फ्रिंज। ठीक है, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फ्रिंज। ठीक, तो यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं, फ्रिंज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो एन लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। तो दो केस के लिए सेम सेगमेंट में अगर दो केस लगाए तो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, तो लगा दीजिए 8 इंटू 600 इक्वल टू n2 हमें पता नहीं है इंटू 400, बस सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका आपका ये है करने का। दूसरा तरीका ये है, आपने पढ़ा होगा x इक्वल टू होता है, जो मेथड है उससे करा देता हूँ, एन लैम्डा डी ओवर डी। मैंने डायरेक्टली डिपेंडेंसी लगा दी, आप चाहें तो दो के लिए लगा लीजिए, n1 लैम्डा 1 डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, अच्छा लैम्डा 1 ले लिया, इक्वल टू n2 लैम्डा 2 डी ओवर डी। तो ये कट जाएंगे, फिर भी वही निकल के आएगा जो मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन आया है 2020 में। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप पढ़ सकते हैं। इन YDSC एक्सपेरिमेंट इफ सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, अगर सेपरेशन को आधा कर दे, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स डबल, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी। भाई सिंपल सी बात है, फ्रिंज विड्थ इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाई डी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कोहेरेंट सोर्स हैं, यहाँ से स्क्रीन की जो डिस्टेंस हमने ली है वो डी है, और जो दो स्लिट हैं इनके बीच की डिस्टेंस हमने डी ली है। तो आपसे कह रहे हैं अगर डी को क्या कर दिया जाए, अगर ऊपर वाले डी को डबल कर दिया जाए और नीचे वाले डी को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 4d लैम्डा बाई डी। तो बच्चों जो फ्रिंज विड्थ है वो 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, जो न्यू फ्रिंज विड्थ है वो 4 टाइम हो जाएगी। देखो कितने सरल क्वेश्चन आए हैं, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन जो 2019 के ओडिशा में आया है। ठीक है, वो लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन YDSC एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम टू स्लिट, वो होना ही चाहिए क्योंकि कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, पहली लाइन का कोई ऐसा मतलब नहीं है, YDSC लिख दिया तो वही हुआ। आगे कह रहे हैं कि अ पॉइंट
ऑन स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ मिनिमम हैज पार्ट डिफरेंस। तो आपने पढ़ा था कि मैं इसलिए कह रहा था आपको याद रखो, पार्ट डिफरेंस जो मिनिमा का होगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा, ये मैंने आपको टेबल में लिखा था। तो फिफ्थ कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, n कितना रख देंगे, 5। तो 5 रख दो, 10, 10 में से 1 घटाओ 9, तो 9 लैम्डा बाई 2 आपका इसका आंसर हो गया। देखो कोई टाइम लग रहा है इन क्वेश्चनों को करने में, आप खुद ही बताइए बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2019 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है इन डबल स्लिट वही हुआ व्हेन वेवलेंथ इज इतना। तो वेवलेंथ अगर आपसे कह रहे हैं कि 400 नैनोमीटर आपने ली, द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमम फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन 1 मीटर अवे वाज फाउंड इतना। तो जो एंगुलर विड्थ थी थीटा 1 कर लेते हैं इसको, वो कितनी थी कह रहे हैं 1 डिग्री, कितनी 0.2 डिग्री, ठीक है। और इसमें ये एक वर्ड और लिखा था, स्क्रीन फ्रॉम 1 मीटर अवे, ठीक है। तो 1 मीटर अवे अभी हम लगाएंगे इसको आगे। आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमम इफ एंटायर एपर्टस इज इमर्स्ड इन वाटर। तो बच्चों जब भी हमारा कोई भी YDSC को आप किसी लिक्विड में डाल देंगे तो बीटा भी हो जाती है बीटा बाई एन, और थीटा भी हो जाता है थीटा बाई एन। एन क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस फॉर्म में देख लीजिए इसको, ठीक है। पहले थीटा 1 था, ये थीटा 2 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ये वाला। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो थीटा 1 है 0.2 डिग्री दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4.3, सॉल्व करेंगे 0.15। कितना सरल क्वेश्चन है भाई, आपको एन से सिर्फ डिवाइड करना था, ठीक है। अच्छा जी, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे इन YDSC एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन D। अब इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जो हमारा सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट है वो 2m है, तो D जो है छोटा वो 2 mm है। आगे कह रहे हैं वेवलेंथ जो है बच्चों वो है 5896 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद ये कह रहे हैं एंड D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इज इतना। तो सब कुछ दिया था पहली लाइन में, तभी क्वेश्चन भारी भरकम लग रहा। अब कह रहा है इफ़ इट इज़ फाउंड दैट एंगुलर विड्थ इज इतना, तो थीटा भी दिया है 0.20 डिग्री। अच्छा जी, तो कह रहा है टू इंक्रीज, अच्छा इसको इंक्रीज कर दिया, मान लो थीटा 1 कर दिया, कितना 0.21 डिग्री। तो पूछ रहा है हमको ये चाहिए भी कह रहा है ब्रैकेट में कि लैम्डा लैम्डा ही रहने दो, डी डी रहने दो, तो इस डी में कितना चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लगा दीजिए। एंगुलर विड्थ इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से आपका लैम्डा आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये आपको दिया है, पहले केस में लगा रहे हैं 0.20 इक्वल टू लैम्डा है, लैम्डा लैम्डा ही रहने दो, अपॉन में डी हो गया 2 mm, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 0.20 इंटू 2 mm। और वही सेकंड केस के लिए लगाओ 0.21 इक्वल टू, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस लैम्डा की वैल्यू अच्छा इसमें लैम्डा नहीं दिया था क्या, कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इतना यूज, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, तो डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा ओवर 0.21, तो लैम्डा ऊपर वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है यूज, तो आपको यहाँ पर हमें लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, आप इसको चेक कर लीजिए लैम्डा दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। शायद नहीं दिया, हम क्यों निकाल लेना, ये नहीं दिया रहना चाहिए, समझ रहे हैं, लैम्डा होना चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन देखूंगा, अगर लैम्डा के टर्म में मिलेगा तो मैं वही डालूंगा, ठीक है। चेक कर लेना 2018 में आया, अगर लैम्डा दिया होगा तो फिर तो लैम्डा देंगे ना, लैम्डा नहीं दिया होगा इसमें, जो मेरे पास क्वेश्चन है वो गलत शायद प्रिंट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है और ये 2017 में आया है। देखिए कितना सरल है। इन YDSC एक्सपेरिमेंट इज
फर्स्ट परफॉर्म इन एयर देन इन मीडियम अदर देन एयर। वही चीज़ जो आपको याद आ जानी चाहिए, टेबल। इट इज़ फाउंड दैट 8th ब्राइट मीडियम लाई वेयर 5 डार्क फ्रिंज इन एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि जो 8 फ्रिंज हैं, ब्राइट हैं, वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, और कहाँ पर, ये एयर में है, ये किसी मीडियम में है। तो मीडियम के 8 ब्राइट डार्क के 5 के साथ क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, बराबर हैं। तो आप क्या करिए, ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, एन डी लैम्डा बाई डी। तो एन है 8, ठीक है, डी वैसे रख डी, और डी आप क्या कर लीजिए पता है, एन लैम्डा बाई डी। और ये किसी मीडियम में हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लो, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ ये 5 लोगे तो यहाँ -1। अगर आपको बता दूँ, ब्राइट एन डी लैम्डा बाई डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कंफ्यूज करोगे तो मान लो ये म्यू है मीडियम का, और डार्क का जो फ्रिंज होता है 2n-1 डी 2d, किस में, एयर में। अगर ये भी आप मीडियम में पूछी जाती है तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर 5 है तो 5 देंगे, अच्छा इसमें 5 यहाँ नहीं आएगा, 5 रख देंगे, कितना आएगा, 5 में से 10, 10 में से 1 करोगे तो कितना, 10 में से 1 9, तो 1/2 डी लैम्डा बाई डी, सब कुछ उड़ गया। तो बचा क्या, म्यू। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 16/9। तो 16/9 0.78। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डरने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं जो आया है 2016 में, ठीक है। इंटरफेरेंस आपको अच्छे से करना होगा, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द इंटेंसिटी एट अ मैक्सिमम इन YDSC एक्सपेरिमेंट इज I0, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, जैसे आपने पढ़ा इंटेंसिटी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ थीटा। तो YDSC में क्या होता है, जो I1 और I2 होते हैं ये बराबर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए I0 है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 प्लस I0 प्लस 2, देखो I0 रूट में है तो खाली I0 हो जाएगा, और कॉस ऑफ 5। तो अगर ध्यान से देखें तो ये भी 2I0 हो जाएगा, 2I0 प्लस 2I0 कॉस 5, ठीक है। कई बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो 2I0 बाहर निकाल दोगे तो 1 प्लस कॉस 5 हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस जो होता है बच्चों वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर एंगल हाफ है तो θ/2, तो ये हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो ये इंटेंसिटी हो जाती है रिजल्टेंट, कब, जब YDSC का कभी पूछेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में चलते ही, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर I0 हुए है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट D इक्वल टू 5 लैम्डा, और कह रहा है लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल बी इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D इक्वल टू 10D। तो सिंपल सी बात है, आपने कई बार देख लिया है, जो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक S1 है और एक S2 है, इस टाइप का होता है, ठीक है। और मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन है, या पॉइंट बी है, और यहाँ पर आपने देखा कि S2 और S1 का जो है पाथ डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस D हुआ करती है, इनके बीच की डिस्टेंस D हुआ करती है, कैपिटल, ठीक। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, PD हो जाएगा आपका S2P माइनस S1P होना चाहिए, और S2P और S1P कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा D² प्लस D², पाइथागोरस लगा लीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, कैपिटल D। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन इसमें आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, D को बाहर लेते हैं, तो जैसे ही D बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भी खोलें ज़रा, 1 प्लस हाफ D²/D माइनस, और इस D को आपने बाहर लिया तो 1 हो जाएगा,
अब सॉल्व कर लीजिए हल्का सा, तो 1 से 1 कट गया तो ये आ जाएगा d²/2d। क्लियर है यहाँ तक? ये ऊपर डी स्क्वायर होगा नीचे, तो ये हो जाएगा d²/d। ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हमारा जो पाथ डिफरेंस है ये आया। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो d है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 5 लैम्डा, तो आप रख दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 का हो जाएगा d²। पहले इसको और सॉल्व कर लो। ये जो 2d है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको दी है 10d। एक d से d कट गया तो बचा d/10, और d है आपका 5 लैम्डा। तो अगर आप इसमें 5 लैम्डा रख देंगे, 5 लैम्डा/10, तो लैम्डा आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा λ/2। ये आना चाहिए, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे पूछा क्या है, पाथ इतना आ जाएगा तो फेज कितना आ जाएगा। पेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ है λ/2। तो इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना निकल के आया, फेज पाई निकल के आया। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैंने आपको बताई। इस पूरे को हम एक कुछ ले लेते हैं, जैसे कि आई डैश मैक्सिमम दी है, ठीक है, आई डैश ले लो, cos² 5/2, तो यहाँ पर पाई रख दो, तो ये हो जाएगा आई डैश cos² π/, ठीक है, π/, कितना आएगा, ये गलत लिख दिया क्या, λ/, d/10 हो गया, d/, अच्छा 2 भी था ना इसमें, सॉरी, 2 हो गया इंटू 2 हो गया इंटू 2 हो गया, तो ये आ जाएगा λ/4। तो ये λ/4, तो ये π/2 और ये π/4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो i⁻/2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, i0/2। ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया था क्वेश्चन। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पहले पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उससे फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है 2015 का, और इस क्वेश्चन में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों मिक्स कर दिए हैं। कह रहा है कि YDIC एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट 1 mm अपार्ट है, स्क्रीन 1 m है, तो मोनोक्रोमेटिक की वेवलेंथ भी दी है। कह रहा है व्हाट विल बी विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आपको डी दिया है 1 mm, और mm में कितने होते हैं, 10⁻³ मीटर, और बड़ा डी दिया है 1 मीटर, वेवलेंथ दी है 500 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁻ मीटर। ठीक, अब जो सेंट्रल मैक्सिमम सिंगल स्लिट में दी है, तो सिंगल के लिए जो विड्थ होती है, सिंगल के लिए वो होती है 2d λ/d। ठीक है, और इसको ए कर लो चलो इसमें, ठीक है। और जो डबल में होती है YDIC एक्सपेरिमेंट में, वो आपको पता होगा बीटा इक्वल टू d λ/d। ठीक है, अब आपको कंडीशन दी है कि 10 जो ये हैं ये इसके बराबर है, तो 10d λ/d इक्वल टू 2d λ/a। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से a निकल के आ जाएगा, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिया। ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/5 10⁻³ सॉल्व करो 0.2 mm। ठीक है, ये भी आगे आप डिफ्रैक्शन में देखेंगे कि ये कैसे निकल के आया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी मिक्स करके पूछे जाते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी 2015 का है, और रीटेस्ट का है, जब रीटेस्ट हुआ था 2015 में उसका है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 स्लिट इन YDIC हैज विड्थ इतनी, विड्थ दे रखी है आपको, तो W1/W2 कर लेते हैं विड्थ को, 1/25 रेशियो में दी है। आगे पूछ रहा है तो द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम इतना कितना होगा पूछ रहा है। तो आपसे I max/I मिनिमम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर ये निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 2 इंटेंसिटी हैं, उनका रेशियो विड्थ के रेशियो के बराबर होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं 25 अगर आप इसको लें, कितना दिया, 1/25, 1/25 दिया है। ठीक है, तो 1/25 ही कर लीजिए, 1/25 हो जाएगा। ठीक है,
और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटेंसिटी है I1/I2 ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि सर ये तो 1/25 है, तो 1/25 इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो A1/A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब आई मैक्स और आई मिनिमम क्या होता है बच्चों, वो देखिए। जो ए मैक्स हो जाएगा, ए मैक्स होता है आपका A1 प्लस A2, और ए मिनिमम जो होगा वो होता है A1 माइनस A2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए A1 A2 निकल के आ गए, एक और 5, तो ये हो गया 6, और नीचे अगर माइनस करोगे आ जाएगा 4, कैंसिल करो 3/2। तो ए मैक्स ओवर ए मिनिमम निकल के आ गए। अब जो आई मैक्स ओवर आई मिनिमम है ये आपके ए मैक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और ए मिनिमम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो कितना आ जाएगा 9/4। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ये पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये है 2014 का। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे ये फिर वही वाला आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया। कह रहा है इन वाईडीएससी पाथ डिफरेंस लैम्डा। तो आपको अब पाथ डिफरेंस क्लियरली दे दिया है, वहाँ पर आपने सेकंड लास्ट में निकाला था। पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। तो कह रहा है इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/4। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो आप कह सकते हो सर फेज डिफरेंस जो होगा वो होगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, मतलब लैम्डा, तो आंसर 2π। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब वो कह रहा है कि द इंटेंसिटी एट विच वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4। तो अगर पाथ डिफरेंस λ/4 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2π/λ इंटू λ/4। तो इसका मतलब हो जाएगा λ/2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी, और कुछ दे रहा है, कह रहा है इंटेंसिटी है जो यहाँ पर पहले केस में वो है k, दूसरे केस में कितनी होगी। तो वही मैंने अभी आपको बताया था 4I0 cos स्क्वायर फाई, और फाई क्या हो जाएगा आप कहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा कुछ गलत हो रहा है, λ/4 पार्ट डिफरेंस है λ/4, 2π/λ λ/4। अच्छा 2π/λ होता है ना, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो आ जाएगा π/2। तो π/2 यहाँ रखेंगे तो cos π/2 से 2 कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको λ/4 दिया तो π/2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर जो हमारा इंटेंसिटी होती है अभी हमने निकाली थी, आई जो होती है रिजल्टेंट वो होती है 4I0 cos स्क्वायर 5/2 ये होती है। तो यहाँ पर लगा दीजिए, तो I2 जो होगी वो हो जाएगी 4I0 cos स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं 5/2 लिखता हूँ, तो 5 कितना है यहाँ पे π/2, तो हो जाएगा π/4, और cos π/4 होता है 1/√2 1/2, तो ये हो जाएगा 2I0। अब आप ध्यान दीजिए ये तो I2 है, I1 को भी अगर देखें तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा, इसको अभी बाद में लिखेंगे, ये हो जाएगा 4I0, ये 2π है तो 2π/2 रखेंगे, अगर 2π से 2 बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा cos π होता है, अब ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है k है। तो आप देखिए, आप इसको देखिए, I1 इतना है, I2 इतना है, दोनों को अगर कंपेयर करें क्या ये वैल्यू k की आधी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा k/2। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको ये प्रिपेयर करके रखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द पीरियोडिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I1 I2 passes a region at the same time same direction the sum of maximum and minimum intensity। तो बच्चों कल ही हमने देखा था I max और I minimum आपको निकालना है। ठीक है, तो I max और I minimum कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक, प्लस 2√I1 I2, एक ये तो मैक्सिमम हो गई, प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बच आएगा कितना 2I1 प्लस I2। तो ये हमारी इंटेंसिटी हो गई, मैक्सिमम इंटेंसिटी, समझ रहे हैं।
मैक्सिमम या आप बोल सकते हो सम ऑफ इन दोनों का, या टोटल जो ट्रांसफ़र हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे हमारे इंटरफेरेंस के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे डिफ्रैक्शन टॉपिक में और उसको ख़त्म करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या है बच्चों? अगेन डिफ्रैक्शन फेनोमेना भी आपकी ऑल काइंड ऑफ वेव या बोल सकते हो ऑल टाइप ऑफ वेव पे एप्लीकेबल है। इंटरफेरेंस भी थी, ये भी है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं। है क्या चीज़ बच्चों? जो लाइट, अगर आप देखोगे आपके घर में बल्ब जल रहा है, आप उसके आगे हाथ लगा दो तो क्या होगा? लाइट मुड़ जाएगी ना। तो आपका जो हाथ है वो एपरेचर है, ठीक है, या कुछ रुकावट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लाइट बेंड हो रही है, आप टॉर्च के आगे देखेंगे लाइट बेंड होके उतने इस हिस्से में नहीं जाएगी और अगल बगल से निकल जाएगी। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है बच्चों अराउंड द कॉर्नर ऑफ एपरेचर ऑफ द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं, जो आपकी बेंडिंग नेचर है लाइट की, वो हमारी डिफ्रैक्शन। मेनली बच्चों चाहे न्यूटन की थ्योरी है, चाहे वेव की थ्योरी है, सारी या ह्यूजेंस की थ्योरी है, डिफ्रैक्शन को हम वेव नेचर से ही डिफाइन कर पाए हैं या एक्सप्लेन कर पाए हैं कि डिफ्रैक्शन नाम की क्या चीज़ है, ठीक है। रे या पार्टिकल नेचर से आप इसको डिफाइन नहीं कर पाए। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही डिग्री हायर आपका डिफ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स कहाँ तक वैलिड रहेगी बच्चों? रे ऑप्टिक जो आपकी वैलिड रहती है ये अप टू फ्रिजनल डिस्टेंस तक रहेगी, या आप कह सकते हैं जो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका डिफ्रैक्शन जो है रे ऑप्टिक्स जो है वो वैलिड रहेगी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका साइज ऑफ वेवलेंथ लिखा है मैंने, इसका मतलब ये हो गया जो साइज ऑफ एपरेचर है, जो साइज है एपरेचर का, वो आपका लगभग लगभग क्या होना चाहिए? वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, तभी आपका डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये देखेंगे ये जो इफेक्ट है ये ज़्यादा कब प्रोनाउंस होगा या ज़्यादा कब मिलेगा? जब साइज ऑफ एपरेचर जो बच्चों आपका है, ठीक है, ये गलत लिखी है मैंने स्पेलिंग, एपरेचर जब वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है तो इसलिए मैंने आपको बता दी। अब आप देखिए जो टाइप ऑफ आपका डिफ्रैक्शन है वो दो टाइप का होता है मेनली। वो क्या होता है? पहला, दो लोगों ने स्टडी करी इसकी, आपके सिलेबस में बस इसका इंट्रोडक्शन है, कभी अगर क्वेश्चन बनेगा, वैसे बना तो नहीं है, अगर बनता है तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही नज़र आएगा, ठीक है। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। हम इसको बस जल्दी जल्दी में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें जो यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, जो भी पॉइंट से हम इसको डिफरेंस कर रहे हैं, यहाँ पर इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होगा, जो फ्रेजनल में आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट आप लोगे, उसको आप याद रखोगे एससी से, जैसे कास्ट होती है ना जनरल, एससी एसटी, तो एससी से याद रखोगे। एस से होता है स्पेरिकल, या आप यूज कर सकते हैं स्पेरिकल, और सी से हो गया सिलेंड्रिकल। क्लियर है यहाँ तक? और वहीं फ्रॉनहोफर में सिर्फ और सिर्फ प्लेनर वेव यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कौन सी यूज कर सकते हैं? प्लेनर इंसिडेंट वेव फ्रंट यूज कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं लेंस। क्या हमारा फ्रिजनल में कोई लेंस यूज होगा? जी नहीं, इसमें यूज होगा फ्रॉनहोफर में, ठीक है। और कौन सा लेंस होगा? दो लेंस होंगे कन्वर्जिंग, दो लेंस होंगे कन्वर्जिंग, ठीक है। सब एनसीईआरटी में है, मैं वहीं से बता रहा हूँ। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊँ, जो आपका मेनली डिफरेंस है फ्रिजनल और फ्रॉनहोफर में, वो ये है, यहाँ पर आपके जो डिस्टेंस है किस किस के बीच में, सोर्स हो गया जहाँ से हमारी वेव क्रिएट हो रही है, और स्क्रीन जहाँ पर हम उसकी फ़ोटो कैप्चर कर पा रहे हैं, इसमें बच्चों फाइनाइट डिस्टेंस में रहता है। कैसी डिस्टेंस में? फाइनाइट डिस्टेंस में। और इसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर और अगर आप इसका डिफरेंस थोड़ा हाई लेवल पर पढ़ना चाहें, यहाँ पर क्या होगा,
इसमें जो सेंटर होगा आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न का, वो या तो डार्क होगा, यहाँ पर आपको सेंटर डार्क भी मिल सकता है, ब्राइट भी मिल सकता है, और यहाँ पर हमेशा क्या होगा, ब्राइट होगा। तो आप इसको ध्यान रखना, इन फ्रॉनहोफर सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो लीनियर होती हैं, तो आप उसको लेटरल डिस्टेंस बोल सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ पर जो है आपका वो एंगुलर इंक्लाइनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक प्रैक्टिकल किया, जैसे YDSE हुआ वैसे ही इसमें भी एक प्रैक्टिकल हुआ, हम उसको देखते हैं, ठीक है। जो आपका प्रैक्टिकल हुआ बच्चों इसमें वो हुआ डिफ्रैक्शन, ठीक है। मैं बस रिजल्ट आपको बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट, जैसे YDSE डबल स्लिट का था वैसे ही ये सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न आपके NCERT में है, और इससे एक दो बार क्वेश्चन भी एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि सिंगल स्लिट का जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है बच्चों, वो भी हम कंपेयर करेंगे आगे, वो ऐसे बनता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इंटेंसिटी है और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर थीटा है, ठीक है। तो हमारी जो सेंट्रल की पीक होती है वो ऐसे बनेगी, उसके बाद ये दोनों ऐसे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप जाओगे फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होते हुए कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो सेंट्रल की आपकी फ्रिंज है या सेंट्रल मैक्सिमा है बच्चों, वो आपके जो फर्स्ट मैक्सिमा है उसका डबल विड्थ के साथ मिलेगा। तो ये कितना मिलेगा, 2d लैम्डा बाई डी, ठीक है। और ये क्या है, विड्थ। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि एंगुलर विड्थ कितनी होगी, तो एंगुलर विड्थ हो जाएगी, जैसे आपने वहाँ निकाला था वैसे ही यहाँ भी निकाल रहे हैं, 2 लैम्डा बाई डी, ठीक है। सेंट्रल को डी से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कंडीशन है मिनिमा की, ठीक है, मिनिमम की या मिनिमा की जो कंडीशन है वो ये है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस जैसे वहाँ एक्स डी बाई डी आया था, तो यहाँ पर आप अगर फॉर्मुलेशन करेंगे तो पाथ डिफरेंस निकल के आता है आपका डी साइन थीटा, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखिए हम पाथ लेंथ को किसके बराबर करते थे मिनिमा में, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, यहाँ पर उल्टा n लेमडा के, समझ रहे हैं। वहाँ पर मैक्सिमम के लिए n लेमडा होता था, यहाँ पर मिनिमम के लिए n लेमडा होगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अच्छा जी, वही बात करते हैं, ये हमारी क्या थी, मिनिमा थी। अब ये सेंट्रल मैक्सिमम है, तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगी इसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा करके हम नाम देते हैं, तो वहाँ पर डी साइन थीटा जो पाथ डिफरेंस है उसको हमें इक्वल करना पड़ेगा 2n माइनस 1 कर लो या प्लस 1 कर लो बाई लेमडा 2। यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो। अगर मिनिमा का एंगल पूछेगा तो आप कहोगे सर साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा बाई डी। क्लियर है यहाँ तक? ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसकी जो हाइट है इसके जस्ट डबल है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल की हाइट फर्स्ट मैक्सिमम से कितनी होगी, तो डबल होगी, समझ रहे हैं। अच्छा जी, n की वैल्यू आप कहेंगे सर इसमें क्या रखें, तो आपका जो ये n है ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 डर, और यहाँ पे भी n क्या आ जाएगा, वही 1 2 3, ठीक है। अब हम एक बार फटाक से कंपेयर कर लेते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा फॉर्मूले आसान रहेंगे, ठीक है। अगर आपको बताऊं बच्चों, आपके NCERT में साफ साफ लिखा है, एक फेमस सीरीज आती है फिजिक्स में, उन्होंने भी अपनी बुक में लिखा है, वही एक छोटा सा पैराग्राफ आपके NCERT में दिया है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में आज तक कोई डिफरेंस ऐसा नहीं बता पाएगा, ठीक है। और ये कहा गया जब दो वेव हैं तो इंटरफेरेंस मान लिया जाएगा, दो से ज़्यादा हैं तो डिफ्रैक्शन माना जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं सर एक बाल बराबर डिफरेंस है, ठीक है। तो हम दोनों को वो कर रहे हैं, ये जो हमारा इंटरफेरेंस है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जब हम किसी दो वेव का सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और कहाँ से, कोहेरेंट सोर्स से निकलने चाहिए, ठीक। और यहाँ पर भी सुपरपोजिशन होता है बच्चों, अगर आपने इसको पढ़ा होगा थ्योरेटिकली, तो सुपरपोजिशन
सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। और यहाँ पे क्या होता है, वेव जो होंगी फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, और कोहेरेंट सोर्स आपको पता ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक। अब जैसे आप इसमें आगे चलेंगे, आगे आप इसका क्या डिफरेंस करेंगे, आगे हमारा इसमें डिफरेंस हो सकता है कि जो फ्रिंज विड्थ होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर बच्चों जो फ्रिंज विड्थ होगी वो आपने पढ़ी थी, बीटा से हम दिखाते हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी यहाँ पे डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। और जो सेकंड वाला है इसमें जो फ्रिंज विड्थ होगी, अगर हम इसको बीटा कह दें तो बच्चों यहाँ पे डबल होती है डी लैम्डा बाई डी, तो आप कह सकते हैं कि 2 बीटा होगी। ये किसकी है फ्रिंज विड्थ, ये हमारी जो सेकेंडरी है, जो यहाँ पर क्या है सबकी डी लैम्डा बाई डी है, सबकी फ्रिंज विड्थ सेम है। यहाँ पर क्या है जो सेकेंडरी वाली है, मतलब सेंट्रल को छोड़ के सेकेंडरी वालों की सेम विड्थ होगी, लेकिन जो सेकेंडरी और मतलब जो सेंट्रल और सेकेंडरी में डिफरेंस होगा वो इतने का होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप इसमें देखें इंटेंसिटी, तो सारे फ्रिंजों की जो इंटेंसिटी होगी इसमें क्या होती है सेम, और इसमें डिक्रीज हो जाती है थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं, इसमें जो ब्राइट फ्रिंज होती है, फ्रिंज जब यहाँ बनेंगी तो ब्राइट फ्रिंज के लिए मैंने आपसे कहा था कि एन डी लैम्डा बाई डी इक्वल टू एक्स ब्राइट कर लेता हूँ, और डार्क के लिए मैंने आपको बताया था कि 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2 डी हमारा ब्राइट का बन जाएगा, डार्क का बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपने देखा उल्टा बनेगा, यहाँ पर जो ब्राइट का होगा वो कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो डार्क की बनेगी वो बनेगी एन डी लैम्डा बाई डी। तो ये आपकी फ्रिंज हो गई, ये इंटेंसिटी हो गई, ये आपका फ्रिंज विड्थ होगी। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो इसमें आप देख रहे होंगे बच्चों, ये सेंट्रल मैक्सिमम हो गई, फिर ये सारे ऐसे बराबर हाइट के बनते हैं, ऐसे करके बराबर हाइट के बनते हैं। और यहाँ पर अगर आप डायग्राम बनाओगे, सेंट्रल का सबसे मैक्सिमम बनेगा जिसकी विड्थ डबल होगी, इसका मतलब ये इतना बनेगा और ये भी इतना बनेगा, फिर ये कम होगा तो ये वाला भी कम होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न हो गया, ये डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन कम आए इसलिए मैंने लिख ही दिए बच्चों, ठीक है, थोड़ी इतनी मेहनत मैं कर लूँगा, क्या जा रहा है ना। तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है कह रहा है आपसे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो डिफ्रैक्शन लिखा हुआ मिलेगा। कह रहा है कि लीनियर एपरेचर है जिसकी विड्थ है आपकी कितनी है 0.02, समझ रहे हैं। तो जो ये विड्थ है बच्चों, ये जो लीनियर एपरेचर की जो विड्थ है ये आप ध्यान रखना, इसको हम ए से लिखेंगे। आगे कह रहा है इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर का मतलब है ये दिया है आपको कैपिटल डी। आगे कह रहा है वेवलेंथ तो दी रखी है, तो पूछा क्या है फर्स्ट डार्क बैंड। अभी भी मैंने आपको बताया था डार्क के लिए डिफ्रैक्शन में फॉर्मूला होता है डी लैम्डा। अच्छा इसको ना आप ए नहीं लिखते हो ना, डी लिख लो, ठीक है। एपरेचर मैंने डी लिया है, जो पीछे था ये डी जो थी ये आपकी सोर्स और स्क्रीन की डिस्टेंस थी, और ये था एपरेचर की आपकी विड्थ, ठीक है। अच्छा जी, बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डी की वैल्यू रख दीजिए 60 है, 0.6 मीटर। लैम्डा रख दीजिए 5 इंटू 10⁻⁷, और जो छोटा डी है आपका वो रख दीजिए 2 इंटू, इसको भी आप मीटर में बदल लो, 10⁻⁴। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 15 को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.15 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो कितने छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक अगले साल 2 शिफ्ट हुए थे 2016 में, तो दूसरी बार आया था कि डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन किसका है, डिफ्रैक्शन। कह रहा है ड्यू टू सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट ही आपके सिलेबस में,
ऑफ विड्थ ए दिया है आपको, ठीक है। तो पूछा गया है फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व एट एंगल इतना, तो अब एंगल के हिसाब से दिया है। देखो हमने क्या पढ़ा था, इसका जो होगा वो कितना होगा, डी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ए है तो ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू लेमडा, किसके बराबर होता है, एन लेमडा के। एन कितना है, 1, कैसे पता लगा सर, फर्स्ट दिया है। तो जैसे आप ये लगाएंगे तो आप देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई ए। अब आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि कहाँ पर ऑब्जर्व किया है, साइन 30 पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे 30 रखेंगे, साइन 30 होता है आधा, तो लेमडा ये हो गया। तो यहाँ से आप देखें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लेमडा। पूछा क्या गया है, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, तो पहली जो सेकेंडरी मैक्सिमम होगी, आपको कंडीशन याद होगी, ये मिनिमम की है, मैक्सिमम में हम करते हैं 2n+1 लेमडा बाई 2। तो फर्स्ट के लिए n 1 रख दो तो कितना आ जाएगा, 3 लेमडा बाई 2। तो इसका हो जाएगा ए साइन थीटा, बदल देते हैं थीटा 1 क्योंकि थीटा में चेंज आएगा, 3 लेमडा बाई 2। ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू क्या रखेंगे आप यहाँ पे, ए की वैल्यू रख देंगे 2 लेमडा, 2 से 2 कट गया तो साइन थीटा हो जाएगा 3/4, तो साइन इनवर्स 3/4। देखो कितने सरल क्वेश्चन है, बस आपको मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन याद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर कहेगा n1 रख दो, सेकंड कहेगा n2 रख दो, थर्ड कहेगा 3 रख दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि लैम्डा दिया है आपको, कह रहा है कि फ्रॉम द डिस्टेंट सोर्स फॉल ऑन ए स्लिट 1 मीटर वाइड, और 1 मीटर जो है यहाँ पर ये क्या है, छोटा डी, एंड रिजल्टिंग ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे। 2 मीटर अवे मतलब आपको डी दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन ईदर साइड ऑफ सेंटर, मतलब सेंट्रल और पहली डार्क का डिफरेंस बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया था, ये पूछ क्या रहा है हमसे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और जो कि कितना होता है 2 लेमडा बाई डी। वैल्यू पुट करिए, आंसर मिल जाएगा। तो 2 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में रखिए, इंटू 2, और ये हो जाएगा 1 mm मतलब 10⁻3। सॉल्व कर लीजिए तो 4 और ये आ जाएगा 2.4 mm। देखो कितना सरल क्वेश्चन है भैया, इससे सरल क्वेश्चन कुछ मिलेगा आपको, बताइए, समझ रहे हैं, बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये डिफ्रैक्शन के हमारे कुछ क्वेश्चन थे, मैं ज़्यादा इसमें नहीं करवा रहा हूँ बच्चों क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम है इसके, ठीक है। अब हम करने वाले हैं अगला टॉपिक अपना, और टॉपिक है पोलराइजेशन, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करवाए हैं डिफ्रैक्शन के, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मैंने रिसेंटली जो क्वेश्चन आए वो करवा दिए हैं, बाकी जो मैंने टेबल बताया है आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कान खोल के पानी पी के थोड़ा रेस्ट करके वीडियो पॉज कर लीजिए, रेस्ट करके आइए और बैठिए, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आएगा या इंटरफेरेंस से आएगा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में अगर मैं आपको बताऊँ, लेंस से आएगा, प्रिज्म से आ सकता है, या आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ये TIR से आ सकता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से रियली क्वेश्चन आया है, बहुत मतलब कम आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, लेकिन कम आया है, ठीक है। ये 2 डाई टॉपिक हैं जो मैंने आपको अभी बताए। चलिए शुरू करते हैं पोलराइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक पोलराइजेशन, ठीक है बच्चों। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, इंटरफेरेंस से सबसे ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन जनरली बच्चों आपकी 2 तरह की वेव होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल, ठीक है। तो दोनों तरह से वेव जो हैं वो पोलराइजेशन दोनों टाइप की नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ क्या देती है, ट्रांसवर्स। मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल है, जो गोल्डन व्यू है किसी भी सी का, वो इसी की वजह से दिखता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो EM वेव आपने पढ़ा होगा, उसमें E और B और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के बारे में पढ़ा होगा, वो डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। साउंड वेव हमारी पोलराइज नहीं होती क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडल वेव है, हमारी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही पोलराइज होंगी, ठीक है। अब देखिए, जो अनपोलराइज लाइट होती है जनरली हम उसको ऐसे दिखाते हैं, और जो पोलराइज लाइट है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो पोलराइज को ही आप प्लेन पोलराइज भी कहते हैं, ठीक। अनपोलराइज वेव में क्या होता है, अनपोलराइज जो होती है हमारी लाइट, उसमें बच्चों जो वाइब्रेशन होते हैं वो सभी डायरेक्शन में, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और एक प्लेन में होती हैं जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, ठीक है। और अगर वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइजेशन, ठीक। अब देखिए, जो फेनोमेना है किसी भी
अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने की, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन के जो तरीके हैं बच्चों, वो हमारे काफ़ी सारे हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो ये है, नंबर 1 आपका है बाय रिफ्लेक्शन, नंबर 2 आपका है रिफ्रैक्शन, नंबर 3 आपका जो है वो है बाय पोलराइजर। और भी है, जैसे कि आपका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो सकता है, डबल रिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे इसके क्या है, ये हमारे आप बोल सकते हो मेथड्स हैं जिससे हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पोलराइजर वाले से हमारे बहुत क्वेश्चन आएंगे, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाय रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में होता है क्या है बच्चों, देखो रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है। जैसे मान लो एक ग्लास स्लैब है, कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है। और ये लाइट क्या होती है, जैसे मान लो किसी एंगल आईपी कह देता हूँ इसको मैं आईपी नहीं आई बी कर लो, चलो ठीक है। आई बी पर इस पे इंसिडेंट हुई, और इसके बाद हुआ क्या, कुछ पार्ट नीचे चले जाएगा, कुछ पार्ट ऊपर चले जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। तो जो ये वाली रिफ्लेक्टेड वेव है, यही पूछा गया था आपके एक जगह पे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये बच्चों आपकी पोलराइज होती है, ठीक है। कैसी होती है, पोलराइज होती है। और जो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड लाइट है वो आपकी अनपोलराइज होती है। समझ रहे हैं यहाँ तक। कोई कोई इसको पार्शियली पोलराइज कह देता है और पार्शियली अनपोलराइज कह देता है, ठीक। तो ये एंगल जो है ये ब्रूस्टर एंगल है, ठीक। और ब्रूस्टर एंगल जो होता है, ब्रूस्टर साहब क्या कहते हैं आपके, अगर ये आई है और ये आर है तो आई पी प्लस आर जो होगा इनका सम 90 होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। आई पी प्लस आर जो होगा वो 90 होगा। और स्नेल्स लॉ से अगर इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो आप कह सकते हैं n इक्वल टू 10IB। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। तो ये थे आपके ब्रूस्टर, इसको आप ब्रूस्टर लॉ भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका है कि जो हमारा IB है ये आर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपकी पोलराइज होती है और जो रिफ्रैक्टेड है वो आपकी अनपोलराइज लाइट होती है, ठीक है। और यही पूछा था, कब पूछा था मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन यहाँ से आया था 2020 में, ये पूछा गया था कि जो आपका ये ब्रूस्टर एंगल है, ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो रेंज होती है ये मैं आपको बता दूं, इसकी रेंज होती है 45 से ज़्यादा, ठीक है। और जो IB है आपका वो क्या हो जाएगा, 90 से कम, क्योंकि दोनों का जो एंगल का सम है वो 90 है, ठीक है। तो ये आपका ब्रूस्टर एंगल की रेंज होगी, ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं, इसी टॉपिक से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा था कि बताइए कौन सी लाइट पोलराइज होगी, रिफ्लेक्टेड होगी या रिफ्रैक्टेड होगी। तो आप खुद ही बताइए मुझे कि इसमें कौन सी लाइट पोलराइज होगी। तो बच्चों जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपकी क्या होंगे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये बात भी आप ध्यान रखना। इनका एंगल कितना होगा, 90 होगा आपस में, ठीक है। तो पार्शियली आप ये भी वर्ड कर सकते हो, क्योंकि दो टुकड़े हो रहे हैं इसके, पार्शियली रिफ्लेक्टेड और पार्शियली रिफ्रैक्टेड। तो जो पार्शियली हमारी रिफ्लेक्टेड है वो कैसी होगी, पोलराइज होगी, ठीक है। तो ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा इसमें आगे, ठीक है। ऐसे ही आप, अगर आपको बताऊं, ये तो आपने पढ़ा कि कैसे हम रिफ्लेक्शन से करेंगे। आप एनसीईआरटी खोलिएगा, आप स्कैटरिंग से भी कर सकते हैं। आपसे मेथड ये भी पूछा जाए कि बताओ और किससे करेंगे, स्कैटरिंग से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, स्कैटरिंग से। क्लियर है यहाँ तक। तो इतनी सारी मेथड हैं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि आप डबल रिफ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें अनपोलराइज लाइट कोई काम की नहीं हमारी, हमें पोलराइज लाइट चाहिए, ठीक है, जो किसी एक सिंगल डायरेक्शन में आगे मूव करेगी। क्लियर है। अब हम पोलराइजर का कंसेप्ट देखते हैं, जो कि मेरा अंतिम कंसेप्ट है और जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है पोलराइजर। पोलराइजर है, ठीक है। और पोलराइजर क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको मैं ज़्यादा थ्योरी ना बता के ये बताऊंगा बच्चों कि पोलराइजर है क्या। पोलराइजर आपका, या आप ये कह सकते हैं सर, पोलराइजर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट जो हमारी होंगी
ठीक है। जैसे हम किसी पे अनपोलराइज लाइट डालेंगे तो वो कन्वर्ट किस में करेगा, पोलराइज लाइट में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोलराइजर, ठीक है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक होता है क्या होता है, एक तो निकोल प्रिज्म होता है, एक टूरमैलीन क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसके, आप ध्यान दीजिएगा, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि पोलराइजर के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। एक ये हो गया, एक निकोल, आपका निकोल प्रिज्म हो गया, और एक और होता है इसका पोलरॉइड, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल सन ग्लासेस में आप देखेंगे, गॉगल्स में देखेंगे, पोलरॉइड का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये हमारे एग्जाम्पल हैं पोलराइजर के। इसको करने से, इसकी थ्योरी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ मेलस। मेलस साहब ने इस पे एक लॉ दिया पोलरॉइड पे। क्या दिया, जो पोलराइजर है बच्चों, उन्होंने ये कहा कि जो इंटेंसिटी निकलेगी, अगर किसी पोलराइजर पे आप लाइट डालोगे तो उस पर जो इंटेंसिटी निकलेगी वो कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगी। जो एंगल होगा थीटा वो क्या होगा, आप देखें, अगर उन्होंने ये कहा था कि जो अगर आप एक कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे किसी एनालाइजर से, ठीक है, पोलराइजर से आपने लाइट पहले अनपोलराइज से पोलराइज में ले आए, और पोलराइज से जैसे ही आप एक एनालाइजर पे डालोगे तो उन्होंने ये बताया जो इंटेंसिटी होगी ट्रांसमिटेड लाइट की, वो उन दोनों के जो एंगल होगा उसके कोसाइन के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। इसका ग्राफ भी बता देता हूँ मैं आपको। तो इसका ग्राफ, अगर इंटेंसिटी वर्सेस आप किस थीटा बनाएं तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है जी। तो ये याद रखना, जहाँ पर ये कट करेगा ये 90 डिग्री, 270 डिग्री ये हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, इसी को थोड़ा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है। पहला आप देख सकते हैं, मैंने पोलराइजर पे जो ये लाइट के पास होगा अनपोलराइज, उसको बोलते हैं पोलराइजर, ठीक है। तो पोलराइजर पे मैंने ये लाइट इस पे क्या करी, इंसिडेंट करी। तो जैसे ही मैं पोलराइजर पे आपकी लाइट इंसिडेंस करूँगा तो क्या होगा, आपकी लाइट प्लेन पोलराइज में चेंज हो जाएगी, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी लाइट हो जाएगी पोलराइजर यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ से हम यहाँ पर आई होगा जहाँ से हम लाइट देख रहे हैं, ये हो जाएगा एनालाइजर। तो हमारी, अगर हम इसको दोनों को वर्टिकल रखेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको टिल्ट कर दूं थोड़ा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई लाइट हमें ऐसा नहीं मिलेगी। तो इसी पे जो मिलर्स लॉ है भाई साहब, उसने हमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, उसको हम देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आप देखिए, अगर कोई पोलराइजर पे अनपोलराइज लाइट वो हुई, मान लीजिए आई कोई लाइट, ठीक है। अब आप बताइए, जो यहाँ से यहाँ पहुँचेगी वो याद रख ले आप हमेशा I/2 पहुँचेगी, ठीक है। आप इसकी एवरेज वैल्यू ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ होती है। अच्छा, आई ना, हाँ, I/2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे I नॉट कर लो, चलो, तो ये I0/2 इंसिडेंस हो जाएगी, ठीक है, पहले के केस में। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इजीली समझना आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है एवरेज, वो आधी होती है, तो ये I0/2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन करते हैं, फिर आप समझ जाओगे। एक क्वेश्चन है जिसको मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताना चाहूँगा। पहला एग्जाम्पल है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 3 आइडेंटिकल पोलरॉइड शीट P1, P2, P3 आर ओरिएंटेड सो दैट, ठीक है, P1, P2, P3 क्या कह रहा, ओरिएंटेड सो दैट P2 एंड P3 आर इंक्लाइंड एट एंगल 60, ठीक है, एंड 90 आगे कह रहे हैं। उसके बाद रेस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस P1 और मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस I0 इज केप्ट इन इतना, तो O1, O2, O3 पे कितना होगा, जैसे कि फिगर में दिखाया है। तो ये P1 है आपका, ये P2 है आपका, ये P3 है, और यहाँ पर रखा है सोर्स। तो आपसे पूछ क्या रहा, यहाँ पे बताइए इंटेंसिटी, यहाँ पे बताइए इंटेंसिटी, यहाँ पे। अगर डायरेक्टली आपको थीटा देगा तो आप I=I0 cos स्क्वायर थीटा लगाइए, आंसर आ जाएगा। मैं मोर देन 1 पोलराइड ले रहा हूँ। आप देखिए,
अगर आप सोचिए, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, जो पहले केस में इंटेंसिटी है, यहाँ से हमने इंसिडेंट करी है आई नॉट। आप मुझे बताइए यहाँ पर बिना सॉल्व करे आप कितना लिखेंगे? आई वन कर लो इसको, आई नॉट बाई टू, क्योंकि मेलस साहब कहते हैं आई इक्वल टू होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा की वो होगी आधी, तो आधी मतलब आई नॉट बाई टू। बिना कैलकुलेशन के आप ये पक्का करना, ठीक है। अब आप देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात है, इस O2 के लिए, ठीक है, कितनी जाएगी वो आपको निकालना है। अब यहाँ पर लगेगा मेलस लॉ, क्योंकि आपको एंगल दिया है। अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं तो आपको लिखा है P2 एंड P3 आर इंक्लाइंड एट एंगल 60, ठीक है। तो ये जो P2 P3 का एंगल है इंक्लाइनेशन का वो कितना है? 60। तो I2 कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा, देखो अब इस पे जो लाइट इंसिडेंट होगी वो I1 होगी, मतलब I नॉट 2 होगी, तो I नॉट 2 आ जाएगा यहाँ पे, वही तो आ रहा था। और कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कॉस 60 होता है आपका 1, कितना? आई नॉट बाई टू, 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 8। तो यहाँ से जो लाइट जाएगी इसमें, ये कितनी जाएगी? आई नॉट बाई 8, ठीक है। अब O3 के लिए उसने लास्ट का एंगल दिया था कितना? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? अगर पहले वाला 60 से ओरिएंटेड है तो टोटल 90 है, तो बचा कितना? 30 डिग्री। तो ये कितने पे हो जाएगा थीटा? 30 डिग्री पे हो जाएगा। तो आई कितना आ जाएगा फाइनल वाला O3 पे? आई नॉट बाई 8, जो पहले से आ रहा है उसको बाहर से लिखना है, बस पहले केस में आई नॉट 2 रहेगा, और कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 आप रख देंगे √3/2, तो आ जाएगा 3 आई नॉट बाई 32। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, समझ रहे कंसेप्ट क्या है? जो भी लाइट यहाँ पे आई, अगर दूसरे पोलराइड से पहले पूछा या कितनी निकली पूछे, इसके पीछे कुछ नहीं दिया, तो आप कह दोगे आई नॉट बाई 2। दूसरे में आई, फिर एंगल देगा, वो एंगल रख लो। तीसरे में जो दूसरा एंगल देगा, फिर आप उसमें से 90 माइनस करोगे, ठीक है, 90 में से वो माइनस करोगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का है बच्चों, एग्जाम्पल मैं 2 ले रहा हूँ, वैसे एग्जाम्पल मुझे पता नहीं है एनसीईआरटी में कौन से नंबर का, आप देख लेना। क्वेश्चन करें तो पोलराइड P1 P2 आर प्लेस इन क्रॉस पोजीशन और थर्ड P3 इज केप्ट बिटवीन P1 एंड P2। तो मतलब वही बात है, P1 और P2 के बीच में P3 आ गया, ठीक है जी। आगे कह रहे हैं सच दैट पास एक्सिस ऑफ P3 इज पैरेलल टू P1, ठीक है, और हाउ वुड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू P2 एज P3 इज रोटेटेड, ठीक है, रोटेटेड कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, P1 से कुछ निकलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद P3 से P2 निकलेगा, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लो यहाँ से जो निकला वो I1 है, यहाँ से जो निकला वो I3 है, ठीक है, यहाँ रोटेशन का कंसेप्ट है, और जो फाइनल निकलेगा वो I2 है, ठीक। ये मैंने इंटेंसिटी एज्यूम कर ली। तो जो I3 है बच्चों वो कितना हो जाएगा? I3 की बात करें अगर, I3 हो जाएगा I1 cos स्क्वायर थीटा, मेलस लॉ। I2 कितना हो जाएगा? क्योंकि थीटा रोटेट कर दिया है, तो ये हो जाएगा I3, क्योंकि I3 यहाँ निकल के गया, कॉस स्क्वायर कितना रोटेट किया है, मैंने कहा आपसे 90 में से माइनस कर देना, क्लियर है यहाँ तक? तो आपका ये निकल के आ गया। तो I2 की वैल्यू ये होगी, I3 की वैल्यू ये होगी। अगर I1 पूछेगा, अगर यहाँ से लाइट आई है, तो I1 हो जाएगा आई नॉट बाई 2। उसने इन दोनों का ही रिलेशन पूछा है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जरूर कर लेना। मतलब होता क्या है इसमें कि जैसे 3 पोलराइड दिए हैं आपको, ये 3 दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले से अगर आप यहाँ से आई लाइट भेजेंगे तो यहाँ पे आई नॉट बाई 2 ही रहेगा। लेकिन P2 के लिए जैसे कोई थीटा एंगल दिया तो इजीली मेलस लॉ लगा लीजिए, लेकिन आगे जब आप लगाएंगे तब क्या होगा? 90 माइनस थीटा कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या था, उसने लिखा था कि P3 को क्रॉस किया है, तो इसलिए 90 माइनस थीटा हमारा यहाँ पर लगेगा, उल्टा होगा, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जो नीट में आए हुए हैं। 2022 में ही ये क्वेश्चन आया था कि आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर, आपके नीट में 2 ही वाले आए हैं, 3 वाले कभी नहीं आए हैं, 3 वाले जेई में आए हैं, ठीक है, फिर भी मैंने करवा दिया आपको 3 वाले। आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर और लीनियर पोलराइजर आई, इंटेंसिटी इंसिडेंट और एनालाइजर का एंगल 30 है, तो कितना होगा? सिंपल सी बात है सर, ये तो 2 ही वाला है, एनालाइजर पे पूछ रहा है, तो आई कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई नॉट आपका तो आई दिया है, इसको I1 कर लो, कॉस स्क्वायर 30,
तो इसको सॉल्व करोगे, cos 30 होता है √3/2, तो 3/4i, खत्म। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। तो इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। एक बार फिर पूछा है ब्रूस्टर एंगल, तो ब्रूस्टर एंगल मैंने आपको बताया कि 45 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, वो पूछा गया है 2018 में। ठीक है, और ये वो पूछा गया है, ये मैंने आपको बता दिया, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको। चलो, ब्रूस्टर एंगल वाला मैंने जो आपको बता दिया वो डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, कि पार्शियली जो रिफ्लेक्टेड रे वो है हमारी, वो क्या हो जाएगी, पोलराइज, और जो रिफ्रैक्टेड है वो अनपोलराइज। 2017 में इस मेलस लॉ से क्वेश्चन आया था कि P1 P2 प्लेस विद दियर एक्सिस टू ईच अदर और थर्ड अनपोलराइज लाइट I नॉट इज इंसिडेंट इतना, एंड थर्ड P3 केप्ट इतना इतना, सो दैट एंगल। देखो ये वही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। तो मतलब कहने का मतलब ये है ना, जैसे एक यहाँ पे रखा P1, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, थर्ड वाले को रख दिया है बीच में, ये रखा है P2। ठीक है, आप समझिए, फिर से समझिए। अगर आप यहाँ से I इंटेंसिटी डाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगी, I1 निकलेगी, इससे क्या निकलेगी, I2 निकलेगी, इससे क्या निकलेगी, I3 निकलेगी। लेकिन आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ोगे तो कि P1 और P2 जो है, ये दो लोग जो है, इनके बीच का जो एंगल है वो 45 है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है P1 और P2 का 45 है, तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बताओ। ठीक है, तो मेलस लॉ अगेन जिंदाबाद, ये लॉ लगा दीजिए। तो जैसे आप लॉ लगाएंगे तो I1 कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा, सिंपल सा बात है, अगर ये आपका I0 है तो I1 आ जाएगा I0/2, सिर्फ आधा कर देना है जब पहला मिलेगा। दूसरे में एंगल कितना दिया है आपको, 45, तो 45 लगा दीजिए। 45 तो कितना हो जाएगा, I0/2, ठीक है, cos स्क्वायर 45, और 45 होता है 1/√2, 1/2, तो I0/4 हो जाएगा। अब देखिए जो तीसरा वाला है, अगर आइडियल कंडीशन में तीसरा वाला है तो 45 एंगल है ना, तो आपको 90 में से 45, क्योंकि जो हमारा इसका इससे एंगल होगा वो 90 का एंगल होगा, तो बचा कितना, 45। तो इस पर 45 लगाइए तो कितना आ जाएगा, I0/4, पहले वाले का आगे से लिखोगे, cos स्क्वायर 45, इसको सॉल्व करो, I0/8। तो इससे बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा एक सिंपल सा वो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें बच्चे बहुत डाउट करते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है। मान लो 3 पोलराइड हैं, P1, P2, P3। ठीक है, इससे समझो आप, अगर यहाँ इंटेंसिटी I0 है तो बिना आंख बंद करे कोई भी एंगल नहीं देखना है, I0/2 कर देना है। अब देखो इसका और अगर इसका एंगल दिया है आपको, मान लो थीटा, तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, इन हमेशा पोलराइड में इसका एंगल 90 होता है। P1 का P3 से एंगल 90 होता है। अगर ये थीटा दिया है तो आपको ये 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। और मेलस लॉ अब यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा एनालाइजर के बाद। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ये हो जाएगी I0 की तरह, तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पूरे को ये आपका I की तरह बिहेव करेगा, जैसे यहाँ I0 है, और यहाँ पे जो एंगल यूज करोगे आप वो 90 माइनस थीटा करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, इससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और आए हुए भी हैं। और अगर आप कहेंगे सर अंतिम टाइम है क्या करेंगे, तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप कुछ मत करिए, इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से कर लीजिए। इंटरफेरेंस से आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, अब एक बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ बच्चों, वो बच्चे क्या करेंगे जिनको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अगर कोई बच्चे को सिलेक्शन लेना है तो उसने अपने नोट्स बनवाए होंगे। यूट्यूब में 12 घंटे की क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए। वो जो 11-11, 12-12 घंटे पढ़ा रहे हैं लोग, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको मैक्सिमम टाइम में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं हम उन्हीं को पढ़ के रिवाइज करें, तो शायद ही आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। ये बहुत कड़वा सच है। जो आपने नोट्स बनाए हैं बच्चों, मैं स्टार्टिंग में ही कहता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो शॉर्ट नोट्स को खुद से रिवाइज करने लग जाओ। जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता तब आप यूट्यूब में आओ, देखो, फिर चले जाओ। ये नहीं कि आप 12-12 घंटे यूट्यूब में ही बैठे बैठे पड़े हो और ख़त्म कहानी। हाँ, अगर आपने सब कुछ रिवाइज कर रखा है और आपको चाहिए कि कोई बोल दे मैं सुन लूँ, तब तो बहुत बढ़िया है। समझ रहे हैं। तो अब
अब हम क्या करेंगे, देखो अब तो बहुत कम टाइम बचा है नीट को, 7 को पेपर है और आपको शायद करने वाले के लिए तो 10 दिन भी बहुत होते हैं। ठीक है, आज है 26, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 है और ये वीडियो 27 को आएगी। ठीक है, तो अगला जो मेरा है बच्चों, मैं आपको 29, 30, 1, 2 4 डेट हैं। ठीक है, इन चारों में मैं आपको मॉडर्न करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा? मॉडर्न फिजिक्स करवाऊंगा। और ताकि एकमात्र ऐसा टॉपिक है, और मैं चाहूँगा इसके साथ मैं सेमी भी ऐड कर दूँ, अगर हो पाए मेरे से तो मैं सेमी भी करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप एक ड्वेल नेचर से, एक एटम से, एक न्यूक्लियाई से, एक सेमी से और एक लॉजिक गेट से, तो अपने 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन में ज़्यादा ध्यान दें, शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, चीज़ों को पीवाईक्यू कर रहे हैं तो थोड़ा एनालिसिस करें कि भाई इससे ये आया है तो अब क्या आ सकता है। ठीक है, तो आपके 700 प्लस या 650 प्लस नंबर आ सकते हैं। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप तब तक ध्यान रखिए। और अगली वीडियो जो आएगी मेरी, मॉडर्न फिजिक्स की 3 वीडियो आएंगी एक एक करके। ठीक है, और उसके बाद सेमीकंडक्टर की एक बेसिक वीडियो आएगी। ठीक है, और अगर आपको लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर पढ़ना है, ऑलरेडी हमने उस पर डाल चुका हूँ, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में उस पर ज़रूर डालूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।